सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट क्या था हर्ष? क्या फर्क था प्राइमरी मार्केट में? सर वो क्या था ना, बोली है। कोई बात, तभी तो रिवाइज करा रहा हूँ। एक मिनट रिवाइज कर। चलो सबसे पहले मनी मार्केट करें। न्यू इशू मार्केट। हमने फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की पढ़ी। फाइनेंशियल मार्केट साले बता कितने तरह की होती है? दो तरह की नहीं, एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब मनी शॉर्ट टर्म के लिए। लास्ट टाइम मैंने इसके वो लिखवाए थे आपको सारे रीजंस, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको लोन चाहिए, और ये क्या है? लॉन्ग टर्म। क्रेडिट वर्थ भी, क्रेडिट वर्थी इसमें भी था, कमर्शियल पेपर था, बट क्रेडिट वर्थी का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर क्रेडिट वर्थी कंपनी है तो उसको भी शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए, बट यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए तो अब लंबे समय के लिए चाहिए, क्रेडिट वर्थी हो चाहे नहीं हो। नई कंपनी भी तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा यहीं से लेगी, यहाँ से नहीं ले सकती। तो यहाँ पे फिर दो तरह के इशू आते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। प्राइमरी मार्केट मतलब फर्स्ट टाइम इशू या न्यू इशू, फर्स्ट टाइम इशू कहते हैं। फर्स्ट टाइम इशू कहाँ पे मिलेगा आपको? प्राइमरी मार्केट में, जो आपके अकाउंट्स की बुक के क्वेश्चंस हैं, शेयर्स एंड डिवेंचर्स के, ठीक है हरदिल? ध्यान से अगला पढ़ाऊंगा, पिछला भी समझा दूंगा साथ में, ठीक है। पहली बार जब कंपनी शेयर इशू करती है प्राइमरी मार्केट कहते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे ब्रोकर नहीं होगा, डायरेक्टली शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर के पास हम जाएंगे। जो आपका अकाउंट से बुक पढ़ते हो ना, विकास सब्सक्राइबर इतने शेयर, अंकुर को इतने मिले, मोहित को इतने मिले शेयर, ये उस मार्केट की बात हो रही है। यहाँ पे शेयर होल्डर डायरेक्ट कंपनी के रिलेशन में, ठीक है। इसके बाद जब शेयर यहाँ से उठ के शेयर होल्डर के पास चले गए, शेयर होल्डर आपस में बेचते रहता है एक दूसरे को, इसने उसको भेज दिया, उसने उसको भेज दिया, उसने उसको भेज दिया। वो होती है सेकेंडरी मार्केट। सेकंड टाइम से, सेकंड या सेकंड के बाद, जमीन हमेशा के लिए। उसके बाद शेयर होल्डर कंपनी के रिलेशन में नहीं रहता, आगे आगे एक दूसरे को बेचता रहता है। शेयर होल्डर से मिलता है। बात समझ आ गई? आपस में खरीदे बेचे जा रहे हैं। इस हिसाब से मार्केट का मैंने बताया था, रेट शेयर का रेट ऊपर नीचे हो जाता है। कंपनी को अगर 100 रुपए रजिस्टर्ड है, मैक्सिमम इस पे वो प्रीमियम ले सकती है और कुछ नहीं कर सकती। कंपनी रेट नहीं बढ़ा सकती, वो 100 का 100 ही रहेगा, पार या फेस वैल्यू कहते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे रेट 50, 500, 50,000, 5 लाख तक भी चला जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू द गुडविल ऑफ द कंपनी। समझ आया कैसे बढ़ जाए, कैसे बढ़ेगा? अकॉर्डिंग टू द गुडविल। बढ़ेगा कैसे? रेट कौन बढ़ाएगा? कंपनी तो है ही नहीं इन्वॉल्व। वो मार्केट के वो सप्लायर एंड वो है फोर्सेस। हाँ वो है फोर्सेस। मान लो ये 100 रुपए का शेयर, ब्रोकर जो थे नहीं, ये समझ ले हरदिल ने 100 रुपए का शेयर खरीदा हुआ है, इसके पास पड़ा है, कंपनी बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, तो ये शेयर बेचेगी नहीं, तो नहीं, क्यों बेचेगी? लेकिन इसके पास वाले आते हैं कि मेरे को बेच दे, क्योंकि कंपनी के शेयर खत्म हो चुके, कंपनी ने बेचने बंद कर दिए। कंपनी ने 1000 शेयर निकाला था, 1000 बिक गए, उसमें से 100 इसने मतलब 10 शेयर इसने खरीदे हुए हैं, 1000 में 10 शेयर इसके पास है 100 रुपए के हिसाब से। अब ये कहती है कि मेरे को दे दे 5 शेयर दे दे, 10 से कुछ तो दे दे। कहती है मैं क्यों, तो कंपनी इतना अच्छा पैसा कमा रही है, मेरे को डिविडेंड मिलेगा साल के बाद। ये कहती है मैं तेरे को ऑफर देती हूँ, मैं तेरे को 200 रुपए पर शेयर दूंगी, 100 रुपए का शेयर 200 में खरीदूंगी मैं। ये फिर मना कर देती है, तो ये चली जाती है। फिर ये आता है, ये कहता है मैं 250 रुपए दूंगा, ये मना कर देती है। फिर मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं 400 रुपए दूंगा। सर 400 रुपए ले लो। बैठे बैठे इसके 3 बार मना करने की वजह से, मना क्यों किया? क्योंकि डिमांड है उस शेयर की। इसको पता लग गया बाद में उसको खरीदने को ना आ रहा है, मतलब शेयर की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सप्लाई है नहीं, सप्लाई तो बंद होगी ना। इसको जब ये पता लग रहा है, पहले इसको पता नहीं था कि ये सवाल मांगने आए, ये मांगने आए ज्यादा। इसको तीसरे चौथे बंदे जब आया, उसको पता लग गया मेरे शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसने मैंने बोला कि 400 में दूंगा, कहते नहीं सर आप एक काम करो, मेरे को 450 कर दो, मैं देती हूँ। मैं चल ठीक है ले। कुछ मैंने बोला, कुछ इसने बोला, बार्गेनिंग हुई, बैठे बैठे 100 रुपए का शेयर 450 को बेच दिया इसने। बढ़ गया। मैं भी तो किसी को बेच सकता हूँ, मैं और महंगा बेचूंगा अगर कंपनी पैसा कमा रही है तो। और अगर कंपनी पैसा नहीं कमा रही, कंपनी गुडविल बेकार है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इस शेयर के रेट कोई भी नहीं खरीद रहा, कोई नहीं मांग रहा, इससे कोई नहीं बेच रहा, मेरे पास कोई खरीदने को नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगा? ब्रोकर के पास जाऊंगा, भैया शेयर बिकवा दे, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली जब कंपनी घाटे में तो शेयर सस्ते में बिकेगा। मैंने अगर 450 का शेयर लिया है तो मैं 200 या 250 या 150 या 100 के आसपास बेचूंगा जाके घाटे में, क्योंकि कंपनी के शेयर मेरे को जितनी जल्दी उतनी जल्दी बेचने हैं।
कंपनी घाटा खाई जा रही, मेरे को उतना नुकसान हो जा रहा है, मैं जितनी जल्दी हो सके बेच दूं, तो मैं ऑब्वियस बात है कि 400 में तो बेचूंगा नहीं, 400 का शेयर लेस में बेचूंगा, क्योंकि आगे डिमांड नहीं है। जिस शेयर की डिमांड होगी वो महंगा बिकेगा, जिस शेयर की डिमांड नहीं होगी वो सस्ता बिकेगा, डिस्काउंट पे या घाटे पे बिकेगा। डिमांड क्यों होगी? अगर कंपनी पैसा कमा रही है। कंपनी पैसा नहीं कमा रही तो डिमांड भी नहीं उस शेयर की। हम उसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहेंगे, या सब लोग उसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहेंगे जिसकी डिमांड ज्यादा है। कंसेप्ट समझ आ गया? सीधा मार्केट का डिमांड सप्लाई का। आज सेकेंडरी मार्केट, तो यहाँ पे आज हमने पढ़ना है जहाँ पे शेयर होल्डर्स आपस में मिलते हैं। हमारा मेन चैप्टर भी यही है। अभी तक जो हमने पढ़ा ये इसके लिए एक पेज का काम, इसके लिए एक पेज का काम था। बाकी पूरा चैप्टर जो रिमेनिंग है सारा सेकेंडरी मार्केट के ऊपर है, पूरा का पूरा। ठीक है, मार्क करना शुरू करेंगे। इट इज अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो बिक चुकी है। ठीक है, उसमें क्या था? इट इज अ मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। समझ आ रहा है न्यू और एग्जिस्टिंग में फर्क? ये पहली बार न्यू इशू, ये एग्जिस्टिंग इशू है, आगे आगे बिक रहे हैं। हाँ जी, पढ़ो। तेरे पास नहीं है डेफिनेशन सेम? आप बुक शेयर कर सकते हो या मार्क कर सकते हो। फीचर्स है, इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू डिसइन्वेस्ट। नहीं फीचर्स नहीं है, नहीं फीचर्स नहीं, एक एक डेफिनेशन में ही होगा बेटे। परफ्यूम डाल ये मैंने इसलिए अंदर रखा, मेरे सामने सब करें। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज ही तो पढ़ रहे हैं हम। सेकेंडरी मार्केट। हाँ वही तो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, उसमें क्या क्या लिखा है? फंक्शंस, फंक्शन से पहले स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट की डेफिनेशन नहीं है आपके पास? एक मिनट देखो, द सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। ठीक है, और उसके अलावा क्या लिखा है? इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज। आजा बेटा, टाइम से आया कर यार। यार वो पीछे आया तो वहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा, कहाँ भाग गई? एकदम नहीं, सेकेंडरी की मार्केट के बाद क्या लिखा है? इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय। तो वही जो छोटे छोटे की लाइन लिखी है ना, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके बुक में पैराग्राफ में, हमारी बुक में पॉइंट्स में है। पॉइंट्स थोड़ा इजी रहते हैं। ये कौन बताएगा? फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड फ्रेश इन्वेस्टर टू एंटर। जिन्होंने ये खरीदे हो या बेचना, बेच रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करना मतलब खरीदना, डिसइन्वेस्ट मतलब बेचना, डिसइन्वेस्ट हो गया ना। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, उसमें न्यू इशू लिखवाया था ना, इसमें ब्रैकेट में सेकंड हैंड, जो इसकी बुक से वर्ड अच्छा मिला है, सेकंड हैंड इशू या सेकंड हैंड शेयर्स। ठीक है, अपने को समझाने के लिए। इट ऑल्सो, अच्छा डिसइन्वेस्ट के ऊपर लिख लो सेल, ताकि जब रिवाइज करें ना, ये छोटी छोटी बातें हमको ना माइंड में क्लियर होनी चाहिए। डिसइन्वेस्ट का मतलब सेल। It also provides liquidity and marketability to existing securities. Existing शेयर मेरे पास है, मैं बेचूंगा तो पैसा आ जाएगा, कैश, लिक्विडिटी आ गई। ठीक है, ये बात हो रही है। It also contributes to economic growth by channelizing funds. फंड्स को चैनलाइज करना मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। हाउस होल्ड के पास फंड्स है, या तो बैंक में जाएगा या वो फाइनेंशियल मार्केट में। तो फाइनेंशियल मार्केट में जाके ब्रोकर के थ्रू वो चैनलाइज कर देगा अपने फंड्स को, कोई थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा सा बॉन्ड्स में, थोड़ा सिक्योरिटीज में, वगैरह वगैरह। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन ट्रेजरी में, एक रीड मार के आया करो बस। लर्न का टाइम मैं जब बता दूंगा, जब करना होगा तब तो रट्टा मार के आना। ठीक है ना, यहाँ पे जो बच्चे जितने आंसर ज्यादा देगा ना, उसके बोर्ड में भी मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि एमसीक्यू बहुत सारे आने हैं, केस स्टडीज बहुत सारी आनी है। तो केस स्टडीज की प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड्स का। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, ट्रेडिंग समझते हो? सेल परचेज। ट्रेडिंग का मतलब सेल परचेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये भी ट्रेडिंग है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग है। पहली बार कंपनी से कोई चीज बाहर निकली है, समझ लो फैक्ट्री से माल बाहर निकला है पहली बार। अब वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर है, शॉपकीपर, रिटेलर है, सबके पास घूम रहा है, वो ये वाली मार्केट होगी। फैक्ट्री से कोई चीज निकली है, वो ये वाली मार्केट, फर्स्ट टाइम। ट्रेडेड, क्लियर्ड एंड सेटल्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। मैंने लास्ट टाइम सेबी बताया था आपको, तो वो पूरी रेगुलेटरी बोर्ड होता है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ये गाइडलाइंस इशू करता है, जिसको फॉलो करके सारे। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी कहीं पे? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे इसमें पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर में।
तो ये बोर्ड है, हर चीज का एक बोर्ड होता है। जैसे आपकी पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है, सीबीएसई, CBSE। सेंट्रल बोर्ड है। हर चीज का एक एसोसिएशन होती है जो मैनेज करती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे तो सीबीएसई नहीं है वहाँ पे, फिर वहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटीज, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना सिस्टम होता है। तो उसमें यूजीसीए करके आईसीएसई में तो होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, दिल्ली बोर्ड के है, बाहर होता है, उसमें स्टेट का बोर्ड होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, वो स्टेट बोर्ड कहा जाता है। सीबीएसई से मुश्किल होता है वो। हाँ मुश्किल होता है, मैंने 2 साल पढ़ाया था, मैं मैंने यहाँ पे भी नहीं पढ़ा था। है इसमें, 3 साल पढ़ा तो हूँ। बड़ा मतलब होते क्वेश्चन वही है, थोड़े से और बढ़िया होते हैं। एनसीईआरटी के से अच्छे होते हैं लेकिन बढ़िया होते हैं। आरडी शर्मा के अंदर मिलते हैं उसके क्वेश्चन मैथ्स के ना। मैंने 3rd 4th 5th पर वो वाले क्वेश्चन हमारे बोर्ड में नहीं आते, सीबीएसई में आते हैं। सीबीएसई थोड़ा सा लीनियंट है इस मामले में। सीबीएसई आपको पता है 100 नंबर देता है बीएसटी में, इको में। 4-5 साल से शुरू कर दिए सीबीएसई में 100 नंबर देते हैं। आते हैं 100 नंबर बच्चों के, आए हैं और लास्ट अगर ईयर स्कूल में, वाले ने 19 दे दिया तो फिर 99 आएंगे। हमारे स्कूल वाले कुछ नहीं है। नहीं, आप अच्छे बन जाओ, स्कूल वाले अच्छे बन जाएंगे। हिंदी मैम दे देंगे मैम। अब मेरे को आजकल उनका रिस्पांस ठीक नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। बच्चे बताते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट होगी ज्यादा ही। हिंदी मैम मैम तो अपना मैं तो प्रोजेक्ट पढ़ती ही नहीं सबमिट किया हुआ है। मैं तो पढ़ती नहीं नहीं। पता। वो एक मैं सुपरवाइजर बन गई होगी ना, तो स्ट्रिक्ट होगी होंगी। सुपरवाइजर बन गई है मैम? मेरे ख्याल कहा वो कॉमर्स की वो नहीं है, सुपरवाइजर नहीं है। नहीं, कुसुम मैम होंगी, अगर होंगी भी तो। सुपरवाइजर छाया है, छाया मैम जो है, सीनियर हमारी सीनियर क्लास होगी, टीचर है वो। हमारी क्लास की। हमारी इनकी क्लास टीचर है। वो फिर जो सुपरवाइजर होता है थोड़ा सा रियल होता है वो। हाँ सर वो है ये। हाँ, नहीं वो बहुत पहले नहीं ही- होते, जो टीचर होते हैं रियल नहीं होते वो। बाद में जो सुपरवाइजर बन जाते हैं रियल बन जाते हैं, क्योंकि उनको सबको दिखाना है कि हम हैं। हाँ, ये दिखाती हैं हाँ हमें। वो Attitude। नंबर नहीं देती। एटीट्यूड होता थोड़ा सा। अभी हम बड़े हो गए, अब हमारी प्रमोशन हो गई है। ज्योति मैडम तुम्हारी प्रिंसिपल थी, ज्योति अरोड़ा वो हमारी निकल इंग्लिश गई। की टीचर थी। वो निकल गई है। तो उस टाइम में उनका और अब का उनका, जब मैं जाता था पीटीएम में देखता था, उनका शक्ल ही अलग थी। मतलब एक कुछ निकलने का तरीका ही अलग सर हो आपने गया था। कब पास किया था 12th? 4 में और में मतलब कौन सा वो साल? 2004। मतलब बहुत अच्छा। है यार। मुझे लगा 4th मई। अच्छा सर वो याद आप है मेरे को। नवनीत मैम को जानते हो, पतली सी म्यूजिक वाली? वो भी तो 2004 में नहीं। शायद पास आउट थी। नवनीत मैम पास हुई थी, हाँ। तो मैम को जानते होंगे भाई। नहीं मेरे साथ ही नहीं, पास हुई कि जानते अरे ही अब होंगे। हमारी नवनीत मैम वो तो अब वो हमारी अभी- तो म्यूजिक टीचर 4 के बैच में पास हुई है ना, हाँ। कॉमर्स से। हाँ तो फिर तो जानते ही होंगे। नवनीत वैसे कोई था नहीं हमारी क्लास और में। गुरशीत नवनीत थी। कौर करके। हमारी क्लास में कोई, हमारे सेक्शन में कॉमर्स में 2 सेक्शन थे, दोनों में नवनीत नहीं कौर शायद नहीं थी। आर्ट्स मैम ने नवनीत आर्ट्स ली होगी। आर्ट्स होगी। म्यूजिक है तो आर्ट्स होगी ना बेटा, हाँ कॉमर्स हाँ कैसे आर्ट्स होगी? ही आर्ट्स के बच्चों को मैं वो हमारी बाई टीचर फेस रहती है ना, जानता वो हूँ। नवनीत मैम की best बाई friend फेस सबको ही जानते होंगे, तुम भी अपने स्कूल में सबको जानते होगे, सबका नाम थोड़ी पता है। कॉमर्स के सेक्शन में सबका नाम पता था मेरे को, मतलब दोनों सेक्शंस में। वो आर्ट्स की थी, उनकी क्लास ऑब्वियसली म्यूजिक टीचर है तो हाँ, नीरू मैडम ठीक है। नीरू मैडम मोटी वाली थी जो पतली वाली? वो एक ही तो है इंग्लिश नहीं वाली, दो इंग्लिश है। अच्छा इंग्लिश वाली मोटी हाँ। वाली, नाटी वाली। अरे मेरे रिक्शे के पैसे मैम ने दिए थे 50 रुपए। अरे अरे रिक्शा की गाड़ी में। अकेली आज वो घर आया मेरे पोते से मिला। मैंने उनका इतना पूरा छोटा सा बेटा है। ग्रैंडसन, कह रही आओ इससे मिलो। मैंने कहा नहीं मैं जा रही हूँ, मेरे को घर जाना है। वो स्ट्रिक्ट है वैसे, वो स्ट्रिक्ट हाँ। है। नहीं हमारे साथ नहीं हमारी हमारी English क्लास टीचर इंग्लिश अरे टीचर है। अब वो बड़ों को पढ़ाती है। जब हमारे टाइम पे वो प्राइमरी 10th के बच्चों तक पढ़ाती थी वो। हाँ 10th तो की। हमारे स्कूल में पीटी के ड्रिल होते थे ना, हम खड़े सुबह सुबह जाके, मैं एक दिन बैठा ऐसे लाइन में खड़े आगे यॉर्निंग इन द मॉर्निंग। देखो आज तक वो डायलॉग याद है, ऐसे बोला था उसने। मैं ये क्या हो गया? स्टॉक, अच्छा ये समझ आ गए चारों पॉइंट्स। आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, चारों पॉइंट्स रीड में डाल लो, क्योंकि ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ आ जाएगी, अपने आप लिख लोगे ना बना के। नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाओ। अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी। अब हमने पढ़ा सेकेंडरी, हाँ हमने पढ़ा सेकेंडरी मार्केट। हमने पढ़ लिया वो एक मार्केट है जहां पे स्टॉक शेयर्स एक्सचेंज किए जाते हैं। पर हमने इको में पढ़ा था कि मार्केट कोई जगह का नाम नहीं होता, मार्केट एक प्लेटफॉर्म का नाम होता है। ऑनलाइन भी हो सकती है मार्केट, तो ठीक है ना। तो अब मेरे को शेयर खरीदने में कहाँ जाऊं? कोई जगह तो होनी चाहिए। वो जगह, वो बिल्डिंग, उसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। और जरूरी नहीं खाली बिल्डिंग हो, आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, पोर्टल पे डोमेन पे जाके खरीद सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और एज अ ब्रोकर भी अगर आप चाहते हो, एज एन इन्वेस्टर भी अगर आप चाहते हो, और एज अ कंपनी भी चाहते हो। 3 बंदे होते हैं बेसिकली। कंपनी में सब कुछ आ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ जाएंगे, बैंक भी आ जाएंगे, जो शेयर बेचना चाहते हैं वो भी, और शेयर होल्डर्स वो इन्वेस्टर में आएंगे। एज एन इन्वेस्टर की आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। एंड फिर ब्रोकर, ब्रोकर अगर लास्ट टाइम बताया था सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होगा तो ही खरीदेंगे आप उससे, या उसको तभी आप डील करेंगे। एक दूसरे अननोन ब्रोकर से आप डील नहीं करते हैं।
क्योंकि एक विश्वास बन जाता है कि सेबी ने इसको रजिस्टर किया हुआ है, कल को ये फ्रॉड करता है तो सेबी इसके ऊपर करेगा जो भी कार्रवाई करेगा, हमें उसमें टेंशन नहीं है, मतलब हमारे को पैसा सेफ है। ठीक है, आगे आ जाओ, डेफिनेशन मार्क कर लो। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प कंपनीज, पहली लाइन छोड़ देंगे, सेकंड लाइन पे आ जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प कंपनीज रेज फाइनेंस, कंपनी को पैसा इकट्ठा करने में हेल्प करता है, कंपनी शेयर या डिवेंचर बेच के पैसा ले लेती है। प्रोवाइड लिक्विडिटी, इमीडिएटली बैंक में पैसा आ जाता है। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को सेफ्टी के हमारा पैसा नहीं मर रहा क्योंकि हमने सेबी के थ्रू या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया है, हमारा पैसा मरने वाला नहीं है। अगर मैं इसको डायरेक्ट मेरे को वापस करेगा कोई गारंटी, लेकिन सेबी के थ्रू सब कुछ हुआ है तो लीगली हुआ है, मेरे को मेरे पैसों की मरने की टेंशन नहीं है। तो सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर, तो कंपनी के लिए क्या हुआ, लिक्विडिटी एंड रेज फाइनेंस, इन्वेस्टर के लिए सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों की बातें आ गई। एनहांस द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ इंडिविजुअल कंपनी, कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस को ब्रैकेट में लिख लो गुडविल, कंपनी की गुडविल एनहांस मतलब बढ़ना, कंपनी की गुडविल बढ़ जाती है अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है। जिस कंपनी के शेयर ज्यादा जल्दी खरीदे जाते हैं उसकी गुडविल बढ़ गई, उसको देख के और शेयर खरीदे जाते हैं। तो कंपनियां कई बार फ्रॉड भी करती हैं, अपने शेयर खुद ही मार्केट में बिकवा देती है अपनी गुडविल रेस करने के लिए। अगर 1 लाख शेयर निकाले हैं तो 50,000 खुद ही किसी के अननोन बंदे को बोल दे कि मेरे शेयर खरीद ले। ठीक है, तो ये सब ना हो तो सेबी इस चीज का बहुत ध्यान रखता है, क्योंकि अगर मान लो 1 लाख शेयर कंपनी निकाले, आज निकाले अगले दिन ही 50,000 बिक गए, शेयर होल्डर को पता लग गया, सबको ब्रोकर को कंपनी बड़ी बढ़िया है एकदम, अगले दिन 50,000 बिक गए, आधे से ज्यादा सेल हो गए, तो उस 50,000 को देख के बाकी भी बिकना शुरू हो गए। आप एक मार्केट में जा रहे हो कुछ लेने के लिए, मार्केट सारी सुनसान है, एक दुकान पे रश देख के आप जाओगे, यार सारे तो इसी से ले रहे हैं, इसी से इसके माल बढ़िया होगा, क्या पता उसी के बंदे खड़े होंगे। ये एक टेक्निक होती है, हर शॉपकीपर चाहता है कि मेरी दुकान में हर टाइम कोई ना कोई खड़ा हो, क्योंकि उसको देख के हम कभी भी उस शॉप में जाना पसंद नहीं करेंगे जो खाली खाली होगी, हम देखेंगे यार यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, इसकी क्वालिटी या इसके प्रोडक्ट्स की वैरायटी ज्यादा अच्छी होगी, ये हमारा एक नजरिया होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में भी इस चीज का फायदा उठाया जाता है, खुद ही को शेयर बिकवा के, खुद ही से शेयर बिकवा के वो उसको बोल दिया खरीद ले भाई तू, जब वो खरीद लेगा तो कंपनी के बाकी 50,000 जल्दी बिक जाएंगे, अब वो जो उसने खरीदे 50,000 वो भी बेच देगा आगे किसी को, तो कंपनी के बाकी भी बिक गए, मतलब कंपनी को कहीं से घाटा नहीं है, पहले 50,000 लोगों को बांट दिए और जो 50,000 खुद खरीदे वो बाद में बेच दिए, तो कंपनी लाख के लाख बेच दिए अपने, लेकिन अपने गुडविल एनहांस कर ली इमीडिएटली। अगर नई कंपनी एकदम से आएगी तो अगले दिन थोड़ी 50, धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, धीरे धीरे शेयर बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक्स होती है थोड़ी थोड़ी। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956, इसकी ये याद करनी है आपने, ये एक्ट का याद साल, ये मैंने मार्क कर दिया। हाँ एक्ट का साल। स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब बहुत सारे लोग, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब वो वेदर कंपनी है या नहीं है। अब इन्वेस्टर कंपनी भी होता है, इन्वेस्टर में बंदा होता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब कंपनी, हमने इनकॉर्पोरेशन पढ़ा है शेयर वाली बुक में, इनकॉर्पोरेशन मतलब अगर आप रजिस्टर कराते हो एज अ कंपनी, वेदर कंपनी और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ, बना है किस लिए बना है, फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग। ये कौन बंदा है, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ब्रोकर की बात। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज किसको कहते हैं, ब्रोकर्स की बॉडी को, वेदर इनकॉर्पोरेटेड। अब ब्रोकर्स कंपनी भी हो सकते हैं, कंपनी भी होती है जो ब्रोकरेज खरीदती है रहती है, इंस्टीट्यूशन भी होता है। वेदर इनकॉर्पोरेटेड, अंडर राइटर मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो सेल परचेज नहीं कराते, वो थोड़ी देर के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा किया जाता है उन्होंने, वो सिर्फ वो काम करते हैं। ब्रोकर का काम है सेल परचेज करना ऑन कमीशन बेसिस, अंडर राइटर का वो मिनिमम जो 90% का टारगेट है वो पूरा कराती है, उसका काम वो होता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एक्सचेंज में है क्या, ब्रोकर्स के बारे में, ब्रोकर्स इन्वेस्टर्स और कंपनीज के रिलेशन में, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, तो ये बॉडी ऑफ ब्रोकर्स की बात हो रही है जो शेयर्स को बेचेंगे, बिकवाएंगे, खरीदेंगे, खरीदवाएंगे। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, या वो कंपनी हो सकते हैं या कंपनी नहीं भी हो सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे ये डेफिनेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि ये लीगल डेफिनेशन है, ये वर्ड टू वर्ड लिखनी होती है अगर आ गई तो, या ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगी। स्टॉक, ये यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज मींस जो अकॉर्डिंग टू है ना, सिक्योरिटीज कंपनी
सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 तो आपके रटना होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा या एमसीक्यू में आ जाएगा, तो 4 साल दे देंगे तो याद ही नहीं होगा कौन सा साल है। तो अभी तक इस बुक में एक ही साल आया मेरे ख्याल, ठीक है ना, तो ये तो याद कर लेना कौन से भी साल है। शेड्यूल 3 1956 बैलेंस शीट जो नई तरह के बनाते हो आप सबसे ज्यादा इको में है। वो तो मैंने खुद ही मना कर दिया, आपको याद याद ही नहीं नहीं करना, नहीं करने यार। डिफरेंस फटाफट से करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, फटाफट डिफरेंस करो। आपके ऊपर डिफरेंस आ गया ना, पहले डिफरेंस करो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सेकेंडरी मार्केट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी के डिफरेंस। हाँ जी पढ़ो ना। देयर इज अ सेल नाम से मतलब क्या बोल फिर इसके फंक्शन करेंगे। थर्ड पॉइंट नहीं समझ आ रहा। क्या पॉइंट है बोलो। कैपिटल फॉर्मेशन में है, प्राइमरी मार्केट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एज फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट्स, और सेकेंडरी मार्केट कंट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एज फंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन सरप्लस यूनिट्स ओनली। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन है पर ऐसी डेफिनेट। तो तुम तो लोग आप इसमें पढ़ो। सरप्लस यूनिट और डेफिसिट उसको काट दो, फिर दोबारा से बोलो। प्राइमरी मार्केट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एज फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, फ्रॉम सेवर्स इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर थोड़ी होगा, फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। सेवर्स और इन्वेस्टर्स तो एक ही है। हाँ ठीक है, सेवर्स टू इन्वेस्टर्स कर दो, फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। हाउस होल्ड से कंपनी तक पहुंच जाते हैं या इंस्टीट्यूशन तक पहुंच जाते हैं, आगे इन्वेस्ट किए जाते हैं पैसे, म्यूचुअल फंड में या कंपनी में लगाए जाते हैं, ठीक है। secondary market contributes indirectly for capital formation funds or exchange between एक्सचेंज surplus units only. एक्सचेंज बिटवीन शेयर होल्डर्स। ठीक है। सरप्लस यूनिट्स वो होते हैं इनका पैसा होता है, डेफिसिट यूनिट वो होते हैं इनको पैसा चाहिए होता है। बात समझ आ गई? डेफिसिट इनको पैसा चाहिए, सरप्लस इनके पास पैसा। सरप्लस कौन हुए? सेवर्स। Savers. इन्वेस्टर्स कौन हुए? ये डेफिसिट। लोकेशन का क्या है इसमें? हाँ जी, ये लोकेशन का क्या है? देयर इज नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। प्राइमरी मार्केट जब आपको कोई चीज बेच रही है, कोई ज्योग्राफिकल जगह नहीं चाहिए आपको, आप ऑनलाइन खरीद लो, अच्छा अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंपनी के शेयर न्यूज़पेपर के थ्रू, प्रोस्पेक्टस के थ्रू पता लग गया, आप खरीद सकते हो, कंपनी में जा भी सकते हो, विदाउट जाए भी खरीद सकते हो। आपको सब्सक्राइब का एक पैनल दिया, प्लेटफॉर्म दिया था कि ऐसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने बैंक के थ्रू खरीद सकते हो बेसिकली आप। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग्स आपको जगह जगह मिलेंगी, दिल्ली के अंदर भी 2 है, बॉम्बे के अंदर भी है, और भी बड़े बड़े शहरों में है, ठीक है ना। ये तो मेरे को एंट्री का ये तो समझ आ गया कि ऑल कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट टू रेज कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशन। ठीक है। सेकंड वाला, ओनली लिस्टेड कंपनीज सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन। फिर से बोल। Only listed companies securities are bought and sold In primary secondary market. ओनली लिस्टेड कंपनी। देख, ये प्राइमरी मार्केट है, मेरी कंपनी है, मैंने अपनी, बहुत अच्छा पॉइंट है, आपकी बुक में नहीं है, मैंने अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं किया, वहां पे अपनी लिस्टिंग मतलब रजिस्टर नहीं कर रखा, ठीक है। तो मैं क्या शेयर नहीं बेच सकता? मैं डायरेक्टली तुम्हें तो बेच सकता हूँ ना, शेयर होल्डर को, लेकिन एक ही बार, ठीक है। मेरी कंपनी की आगे शेयर बिकते रहे, एक्सचेंज होते रहे, मेरे को लिस्टिंग करनी पड़ेगी। जब मेरी लिस्ट ही नहीं वहां पे, तो आपको मेरा नाम दिखेगा वहां पे? नहीं दिखेगा। तो मेरे शेयर बिकेंगे वहां पे? नहीं। तो जिन कंपनी ने अपना नाम लिस्ट कराया है, सेबी में, हाँ स्टॉक एक्सचेंज में जिन कंपनी ने अपना नाम रजिस्टर कराया है, वो पहले तो यहाँ से बेच देंगी, फिर उनके शेयर यहाँ पे रीसेल होते रहेंगे। लेकिन अगर नहीं रजिस्टर कराया तो सिर्फ एक बार यहाँ बेचोगे, वो बस एक बार 100 रुपए का शेयर 100 रुपए का जिंदगी भर रहेगा। कैसे रीसेल होते रहेंगे? ब्रोकर्स वगैरह। हाँ अभी तो बताया, तेरे पास पड़ा है, इसको चाहिए, मेरी कंपनी पैसा कमा रही है, वो खरीद लेगी, आगे के बिक रहे हैं ना। लेकिन उन्हीं कंपनी के जो यहाँ पे लिस्ट कराया अपने आप को, लिस्ट मतलब जिसने अपना नाम रजिस्टर करा दिया, लिस्टिंग हो गई। इसका प्राइस मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड होगा, इसका डिमांड, इसका तो कंपनी खुद डिसाइड करेगी ना, कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी एक ही बात होगी ना। उसका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ। ठीक है, हो गया, सिंपल सी बात, वो तो मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। अब समझ आ गया। और बस हो गया। फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी, आपके बीच में जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो बाद में करेंगे, पहले फंक्शंस करेंगे। वो क्वेश्चंस आप घर से करके आएंगे और मैं अगली बार आपसे पूछूंगा, फिर आपका सिर्फ लास्ट क्लास बच जाएगी। फंक्शंस ऑफ सेबी स्टॉक एक्सचेंज मिल गया? मिल गया। हाँ जी। तो पहला फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केट। हिंदी में बता दो अपने आप। इकोनॉमिक बैरोमीटर। नहीं, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी वाले पे आ जाओ।
कहाँ है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी? कोई ना कोई होगा। लिक्विडिटी ऐसे प्रोवाइडिंग एक ही मतलब यही है कि बाइंग और सेलिंग होती रहती है। नहीं, लिक्विडिटी का मतलब इमीडिएटली कैश में कन्वर्जन। हाँ वो तो है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, जिसके पास शेयर है वो बेचेगा, उसको इमीडिएटली पैसा मिलेगा उसके बैंक में, तो कैश कन्वर्जन बोला जाता है। फटाफट रीड करो। ठीक है, उसके बाद प्राइसिंग ऑफ, हमने एक बार स्लो कर ले, सर एक मिनट हमने स्लो कर। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी है। प्राइसिंग कैसे है अभी मैंने बताया नहीं, रेट बढ़ता रहेगा, अगर डिमांड अच्छी है तो रेट, और डिमांड अच्छी नहीं है तो सेट हो जाएगा रेट। तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू यहाँ पे प्राइसिंग सेट हो जाती है, प्राइस डिस्कवरी भी बोलते हैं इसको। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को आप कर सकते हो। इसकी मैच में ना बहुत अच्छा बनाती है। कौन सी मैम है? जसलीन नहीं, फोर्थ में छोटा बच्चा। दूसरी में पढ़ाती है फोर्थ में। सोना बहुत फोटो बनाती है, बहुत अच्छा बोलती है, समझाती है, सारा मेरे क्लास पास अभी उतार के ये जस्ट मम्मी कहती घर पे ना यार घर पे लीड लगानी है, स्लो कर लिया और पैस लगा। है एक बार टूट चुकी है। ये तो उसके बैठने से टूटी है ना सैंड के। क्या पता, नहीं हरमीत क्या पता मेरे सिस्टम बैठ टूटी तो फिर मैं बैठा हुआ था ना, गिरा तो मैं था ना। तो आपके तो हिला मत करना, ये टूटती इसीलिए है जब हम एक पैर पे बाहर डाल देते हैं। जब कुर्सी में 4 पैर लगे हैं ना, ओ मैडम कुर्सी में 4 पैर लगे ना, चारों में बराबर वेट होना चाहिए। आप जब 2 पे डाल लेते हो ना, इसलिए टूटती है कुर्सी। मेरा वेट से क्या टूटी है? तो आप झूला मत खाओ। हाँ जी, प्राइस समझ आ गया। डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस सेट होता है और आगे आगे दोबारा सेट किया जाएगा, कम भी किया जाता है और बढ़ाया भी जाता है, सिर्फ डिमांड सप्लाई। आगे जी सिंपल प्राइस में ये नहीं लिख सकते, इन दोनों का एग्जांपल देखिए। प्राइमरी में इसका एग्जांपल कैसे दे दोगे? एग्जांपल देना ही वो नहीं है, डिफरेंस में आ जाएगा, इसका दो सकते हो। तो बस इतना लिख सकते हैं कि डिमांड एंड सब फोर्सेस की तरफ से, मार्केट सप्लाई की तरफ से ये सेट हो जाता है। बेटा अगर खाली यही आ गया क्वेश्चन 2 मार्क्स में, तो प्राइसिंग कैसे तो फिर सेट क्या होती है? लिखेंगे? मेरे को समझ नहीं आया ये पॉइंट। प्राइसिंग में एग्जांपल डालोगे तो सपोज द शेयर नहीं, होल्डर उसमें ए, क्या लिखा है? क्या लिखा है उसमें बताओ। The stock market helps to value the securities on the basis of demand and supply factors. The securities of profitable and growth-oriented companies are valued higher as they are more. सारा यही तो लिखा है। बेटा लिखना ही है ना फिर वहां पे भी, तो The आप उसको छोटा थोड़ी कर लोगे। एग्जांपल बताना क्या दिया था आपने। और लास्ट में क्रेडिट उसका शेयर इसने एक फर्स्ट टाइम किसी ने 100 रुपए का लिया एंड सेकंड टाइम तो लेना चाहती है। अगर कंपनी इज मेंटेनिंग गुड रेपुटेशन एंड अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, तो सेकंड शेयर होल्डर की बी शेयर होल्डर ले लो, उसमें बी शेयर होल्डर विल इन द नीड ऑफ द शेयर, तो वो अगर बेचना नहीं चाहती एंड ये लेना चाहती है, तो डिमांड है but supply is limited, yes, no supply, in that case the prices of share will एक और increase and the shareholder A will try to sell it at a higher price than the face value. इसको बना के लिखना बताओ, ये दो लाइन बताओ। The valuation of उसकी ना लैंग्वेज बड़ी सही नहीं है, इसलिए मेरे को हाँ बोल सकते बताओ। The valuation of securities is useful for investors, government and creditors. और the investors वैल्यूएशन मतलब प्राइस, ये इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि क्या प्राइस का बिक रहा है। ठीक है। इन्वेस्टर 2 तरह के हो गए भैया, एक तो ये भी इन्वेस्टर होती है कंपनी, क्योंकि आपका पैसा इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनी में, और हम भी इन्वेस्टर होते हैं कि हमने अपना पैसा लगाया है। दोनों को इन्वेस्टर माना गया इस चैप्टर में। जो कंपनी, जिस कंपनी का शेयर 100 का था, आज वो 500 का पहुंच गया है, तो उसको पता होना चाहिए ना कि मेरी कंपनी के शेयर 500 बिक रहे हैं, मेरी रेपुटेशन ज्यादा है। तो अगली बार जो शेयर फर्स्ट इशू करेगी, प्रीमियम 10-20 रुपए का, 50 रुपए का बढ़ा के करेगी। एक और क्यों करेगी? उसको पता लग गया मेरी कंपनी की शेयर की वैल्यू अच्छी चल रही है, तो मैं कंपनी 100 का 500 नहीं कर सकती ना, वो प्रीमियम ले लेगी, यार 50 रुपए तो ले लो कम से कम, तुम तो 500 ले रहे हो। The investors can know the value of their investment. The creditors can value the credit worthiness and तो government. वही can तो impose नो द taxes. वैल्यू, जहां जहां वैल्यू प्राइस करे तो को समझ आ जाएगा। इन्वेस्टर को प्राइस पता लग गया कितने का शेयर है, कंपनी को प्राइस पता लग गया कितने का शेयर, सबको पता लग गया कितने का खरीदना। क्रेडिटर्स को भी यार, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? कौन होते हैं क्रेडिटर्स? जिससे हम उधार खरीदते हैं। ठीक है, मैंने, मेरी कंपनी यहाँ पे है, मेरी कंपनी को मैंने रॉ मटेरियल उधार पे खरीदे, उनको पेमेंट वापस करनी है, तो वो मेरे को रोज पैसे मांगते हैं, मैं उनको देता भी हूँ। अब जब मेरी कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ गई, तो मेरे को ज्यादा क्रेडिटर नहीं मिलेंगे, ज्यादा उधार मिलेगा ना, क्योंकि मेरी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ गई। तो कल को मेरे को जो बंदे रोज तंग करते थे, अब मेरे को महीने महीने बाद फोन करते हैं, या मैं किसी नए बंदे से उधार मांगूंगा। उधार ही क्यों लेना है? है उधार तो चलता है भैया,
आप रोज पेमेंट किसी को नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। अच्छा रोज करनी है। रोज नहीं कर सकते किसी को, उधार तो चलता ही, रॉ मटेरियल की परचेज सेल सब उधार पे होता है। अच्छा उधार के बगैर तो कोई बिजनेस इस दुनिया में नहीं चल सकता। बड़ी बड़ी कंपनीज अरबों खरबों, आपके सोचो कि धीरू भाई सॉरी मुकेश अंबानी की कंपनी उधार नहीं खरीदती होगी, क्या वो लोन नहीं लेती होगी? उसके साथ खुद का पैसा है। अगर इनके पास खुद का पैसा होता तो माल्या एंड हो जो 2-3 बंदे भागे क्यों होते हैं? अगर सारा खुद का पैसा होता तो उनके पास 50% अपना पैसा होता है, बाकी लोगों 50% से भी कम अपना होता है, बाकी लोगों का ही होता है। लोन लेके किया होता है, उधार लेके किया होता है। बस उनके पास एक प्लेटफॉर्म होता है कि जहां पे उधार का पैसा और लोन का पैसा और शेयर का पैसा इकट्ठा करके वो पैसा बढ़ा सकते हैं, तो सबको फायदा होता है। तो अब आपको पता लगे कि आपको एक रॉ मटेरियल बेचना है, अंबानी खरीदने आ गया, अब इसको मैं बोल रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ, मैं क्यों उधार दूं तेरे को? अंबानी को दे दूंगा ना, क्यों दे दूंगा? क्योंकि इसकी शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये वैल्यूज क्रेडिटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस कंपनी की वैल्यू ज्यादा होगी शेयर की, उसको इमीडिएटली उधार मिल जाता है। क्रेडिटर्स के लिए फायदा हो जाता है कि यार कंपनी रेपुटेटेड है, इसको उधार दे दो, पैसे नहीं मरते। क्योंकि प्रॉफिट उधार किसको दोगे? जो वापस करेगा टाइम पे। वापस क्यों करेगा? प्रॉफिट कमाता होगा, जो प्रॉफिट कमाता होगा उसका शेयर भी तो हाई होगा। सब कुछ प्रॉफिट से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा लिंक अपना बनाओ या इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो, इसमें ज्यादा लिखा भी नहीं हो और कम लिखा भी कि आते ही कम है। 1-2 फंक्शंस ही आएंगे, सारे आएंगे। आगे सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टर को हमने पीछे जो डेफिनेशन में पढ़ा था वही आगे बात। इन्वेस्टर को सेफ्टी मिलेगी ट्रांजैक्शन की कि पैसा मरेगा नहीं। फटाफट रीड करो, रीड करो, पानी पी लो, मुंह हाथ धो लो, जाओ। सर ये ऊपर वाला डिमांड एंड सप्लाई तक ही कर ले। Constant valuation through which the price of security are determined. Such a valuation provides important information to both buyers and sellers. नहीं important है। पूरा मैं जा रही हूँ। सर कल छुट्टी हो गई? किस खुशी में? हाँ सर कल लोहड़ी है, मैं पूछने वाला था आपसे। हैं? दिन नहीं मैं पूछ रही हूँ आपसे, कल लोहड़ी तो रात को पालनी है ना, तो दिन तो ऐसे नहीं आता। तो सबको भड़का दोपहर दिया। को जाएंगे, ये तो 14 को जा रही है, 14 को जाएगी। बॉर्डर पे जा रही नहीं ये रात को वहीं स्टे करेगी ना, किधर? ये बॉर्डर पे जा रही है? जंग लड़ने। जंग और मैं आपकी बोतल से पानी पा रही हूँ। पानी तो पा सकती है, उसमें क्या है? रहने दे वहीं से कर ले, रहने दे। पानी यार गिर रहा है, अब डाल। इससे गिरता है तभी कह रहा था। हाँ जी, वो पूरा करना पड़ेगा। उसके साथ बायर्स एंड सेलर्स का क्रेडिटर्स भी कर सकते हो आप साथ में ऐड, ठीक है। सेफ्टी समझ आ गया? कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तू कल तो क्लास में आएगी ना सोहालिया? हाँ कल आ जाऊंगी। परसों नहीं आएगी? अच्छा, परसों सुबह 6 बजे। परसों किसकी? बीएसटी की क्लास है। अच्छा, देख लो ऑनलाइन ले लूंगी पर। वहां से। हाँ ले लूंगी क्यों? मैं बॉर्डर पे बैठ के सही मजे करने जा रही हूँ। अरे तेरा को तू बॉर्डर क्या पे करने गई 14 थी को अभी? पंजाब में। तेरा मजा उसका सजा। नहीं मैं कर रही हूँ बॉर्डर में मजे करने नहीं तू जा रही हूँ। सकती, तुम्हारे बोर्ड के ऊपर लेट हो गए तो नहीं, 2 दिन घूमोगे तो कौन सी आपदा आ जाएगी? मना करो, इसको पंजाब जा रही है उसके बाद। अच्छा, वहां से पंजाब निकल जाएगी आगे? हाँ हेलो? नहीं पहले घर आऊंगी, वहां से फिर एयरपोर्ट जाऊंगी। 14 को पंजाब जा रही है। कितने दिन के लिए? 19 को आऊंगी। 19 या 20। बोर्ड के बच्चे। अरे सर फिर ऑनलाइन लूंगी क्लास, टेंशन ना लो। क्या तेरे को समझ आता है ऑनलाइन? नहीं मेरे मैं को कुछ समझ नहीं आया। मैं ले लूंगी। मैं उधर आता है नेट, उधर वाईफाई लगा ऑफलाइन तूने शुरू करवाई थी, सर जी करा दो, ऑनलाइन नहीं मजा आ सर, हम रहा। क्या करूं? आप तो सर के घर रुक जा। हाँ ये बात सही है। कंट्रीब्यूट्स टू, चलो हाँ, contributes to economic growth. A stock exchange is a market in which existing securities are resold and traded by buying and selling हो रही है. Through this process of disinvestment, investment and reinvestment, savings get channelized into their most productive investment avenues. सेविंग्स सही जगह चैनलाइज हो जाती है, कभी कहीं बार रीसेल होती रहती है, तो हमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने ब्रोकर को बोल दिया जहां अच्छा प्रॉफिट मिले मेरे शेयर उठा के लगा दियो। उसने मान ले पहले मेरे शेयर कंपनी ए में लगाए, उसको पता लगा कंपनी बी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, वहां से खरीद लेगा, बी में लगा देगा, और वहां से सी में लगा देगा। मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कमीशन दे रहा हूँ। ब्रोकर को ज्यादा समझ है, वो उसको बोल रखा है कि भैया हर महीने मेरे शेयर जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो वहां पे चेंज कर दिया कर। तो बार रीसेलिंग हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट हो रही है। उससे क्या हो रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। मेरा पैसा बढ़ रहा है ना, तो मेरा पैसा देश का पैसा नहीं होता। हर एक बंदे का पैसा इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए तो आगे जाएगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? यही होता है,
बहुत सारी आपका जो आपने मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वो 1 लाख एक कंपनी में नहीं जाएगा, वो 10 कंपनी में 10,000 करके जाएगा, या 5,000 करके 20 कंपनियों में जाएगा। ठीक है, उसमें म्यूचुअल मतलब बहुत सारे, म्यूचुअल मतलब हम क्या कहते हैं, लड़ाई होगी म्यूचुअली सॉल्व कर लो, मतलब आपस में। तो एक जगह नहीं जाएगा, बहुत सारी म्यूचुअल कंपनीज में जाएगा, आपको एक एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, उसका म्यूचुअल प्रॉफिट कहा जाता है। उसमें स्टार्टिंग में ग्रोथ कम होती है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो जरूरी थोड़ी सारी कंपनी प्रॉफिट कमाती होंगी, कुछ घाटे में होंगी, कुछ फायदे में होंगी, तो लगभग पैसा बराबर या कम ही होता है। लेकिन लंबे रन में ये कंपनीज नहीं खुलती है, तो लंबे रन में कंपनी ग्रो कर जाती है, तो आपका पैसा भी ग्रो कर जाता है। तो वो उन कंपनी से पैसा लगाते हैं जो बिल्कुल नई होती है, म्यूचुअल फंड्स का पैसा उनमें लगाया जाता है। तभी कहता है कि लॉन्ग रन में फायदा होता है म्यूचुअल फंड में। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया 3 साल बाद कहते हो निकालना है, तो आपको 1 लाख के बल्कि 80-90 हजार ही मिलेगा वापस, उनका नुकसान नहीं मिलेगा। लेकिन आप 10 साल बाद निकालोगे तो हो सकता है 1.5-2 लाख रुपए हो गया, ज्यादा भी हो सकता है, कई बार लोगों का 1 लाख का 10 लाख भी हो जाता है। तो फिर रिस्क है ना, म्यूचुअल फंड मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लिखा था ना, बोला भी जाता है, जल्दी बोला जाता है। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। The stock exchange can play a vital role in ensuring wider share ownership. Wider share ownership मतलब एक कंपनी के शेयर बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं, वाइड शेयर ओनरशिप होगी। By regulating new issue भी करता है ये, better trading practices, taking effective steps in educating public about इन्वेस्टमेंट। एजुकेटिंग पब्लिक मतलब आपको नॉलेज नहीं है, आप खरीदने जाए तो किसके पास जाओगे, ब्रोकर के पास जाओगे ना। तो ब्रोकर क्या करेगा, आपको नॉलेज भी देगा, आपको समझाएगा भी कहाँ खरीद सकते हो, कहाँ पे नहीं खरीद सकते हो। तो कल्ट का मतलब आप लोग डालेंगे अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस कॉमा नॉलेज, कुछ भी डाल दो ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। लास्ट है प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मैंने बताया था पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, ये इकोनॉमिक्स में भी हमारे पास आया था उस चैप्टर में, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में आया था। इकोनॉमिक बैरोमीटर क्या है? इकोनॉमिक बैरोमीटर पता नहीं, आपकी बुक में है? नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ है। अच्छा, फिर ये बैरोमीटर ग्रोथ है? नहीं, बैरोमीटर ग्रोथ को ले सकते हैं। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, नहीं, ये कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है, इकोनॉमिक बैरोमीटर अलग है। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है साइंस में जो हमको बताता है कि कितना तेज है कितना कम है। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर है, आपको बताएगा कि स्टॉक मार्केट कितना ऊंचा है कितना नीचा है। रिलायबल बैरोमीटर। हाँ, जहाँ पे आप नाप सकते हो कि आपके शेयर की वैल्यू क्या है क्या नहीं है। आप अपनी कंपनी को लिस्ट करो, वहां पे रेट आ जाएगा, आपकी कंपनी का ये रेट चल रहा है, आपको अपनी औकात पता लग जाती है कि हम कहाँ पे लाए करते हैं। ठीक है ना। तो बैरोमीटर, यार आपको बुखार नापने के लिए टेम्परेचर चाहिए ना, तो हर चीज नापने के लिए एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे अपनी कंपनी लिस्ट करो, आपका मेजरमेंट हो जाएगा भी कहाँ पे खड़े हो, नीचे हो ऊपर हो बहुत ऊपर हो। ठीक है, प्रोवाइड, मैनू की पता, मोदी है सब तो होते सही है, कंपनी में हैं? कंपनी पता नहीं इंडिया में पूछ रही इंडिया हूँ। का अरे अंबानी तो सबसे अच्छा इस टाइम ऊपर वही काम कर रहा है क्योंकि वर्ल्ड का तो इंडिया पर की उसको थोड़ा घाटा हो गया ना, अब उसको घाटा नहीं हुआ, कुछ लॉस पेट्रोल पंप भी थोड़े धरना दिया हुआ उन्होंने। 11 पे आ गया। हाँ, क्योंकि लोगों ने बहुत उसने अब जियो में एक अच्छा ऑफर दे दिया है। नहीं, इंडिया में बहुत है। इंडिया में वही सारी पानी है ना, ना, वो 9 पे आके भी 6 वो फर्स्ट पे ही मतलब। ओए 11 बेटा पे ये छोटे छोटे नुकसान उनके लिए पर तो उसने मैटर भी नहीं जियो में करता। ऑफर दिया है, क्यों दिया होगा उसको? क्या घाटा ऑफर हुआ है। दिया है? यही इसने बताया। कि 1 जनवरी से सारी कॉल्स फ्री हो जाएंगी, चाहे जिस नंबर में भी करो। तो पहले नहीं घाटा था। हुआ थोड़ी बहुत देना होता उनको, तो कंपटीशन लड़ रहा अभी है तो इतने टाइम वो। से दिया बेटा वोडाफोन से एयरटेल सबसे कंपटीशन नहीं है उसका, ये तो सब देते हैं। ठीक है ना, किस किस के पास जियो का फोन है? मेरे पास नहीं, तो घर पे मेरे पास तो एयरटेल है। अब मैंने सब नहीं है, एयरटेल मेरे में convert पापा के क्योंकि किया। हम नहीं जाते जियो उस छोड़ दिया। जगह पे। एयरटेल है। हम जो यूज कर रहे हैं वही यूज करेंगे। नहीं, मैं जियो का ही लेने गई थी, मेरे फोन में जियो का चल ही नहीं रहा था, पता नहीं कोई दिक्कत आ रही थी, तो मैंने एयरटेल का चलिए ये लॉन्ग लास्टिंग चीजें नहीं है जियो शियो। पहले टाटा भी तो आया था, बंद हो गया ना, वो भी मानी गई। उसका डॉल्फिन भी आता था, वो तो गवर्नमेंट का था, वो तो गवर्नमेंट का था, बीएसएनएल का था वो, डॉल्फिन सिम। बीएसएनएल का था, जो घर में लैंडलाइन वाले थे ना उनका था वो। तो गवर्नमेंट की सर्विस तो बहुत ही पीछे है अभी तो। चलो, स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन मतलब पैसा कमाना। पैसा कैसे कमा सकते हैं? इसने 100 रुपए का शेयर खरीदा, 500 तक होने दिया, 500 का बेच दिया। उसने 500 का लिया, 1000 तक होने दिया, 1000 का बेच दिया। तूने 1500 का खरीदा, 2000 तक होने दिया, बेच दिया। तो पैसा कमाया, अपने आप बैठे बैठे पैसे कमाए। इसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। ये हमने इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर में पढ़ा है, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी पढ़ा हुआ है और बैंकिंग के अंदर भी पढ़ा हुआ है। अभी रिवाइज करेंगे, सब याद आ जाएंगे, सारे पुराने जो भूले जो काम है ना सब याद आ जाएंगे। अ सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेक्यूलेशन कहते हैं इसको। ये लीगल के अंदर हम कर रहे हैं, लीगली
कि भी गवर्नमेंट अलाउ करती है कि अगर रेट बढ़ गया तो आप बेच दो, आप वेट करो, होल्ड करके रखो शेयर को, जब रेट बढ़ने की वेट करो, बेच दो, इमीडिएटली बेच दो। ये होता है हेल्दी स्पेकुलेशन। एक होता है अनहेल्दी, इसको ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं, कि आप शेयर खरीदे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो, अपने पास स्टॉक करके बैठ गए हो, बेच नहीं रहे। सेविंग या इन्वेस्टमेंट? प्रॉफिट मेकिंग प्रॉफिट बता तो रहा हूँ साथ साथ। ठीक है। आप होल्ड करते हो शेयर को और जब रेट बढ़ेगा तो बेच दोगे, लेकिन अब बहुत सारे शेयर खरीदी जा रहे हो, मार्केट में क्या हो जाएगी, सप्लाई खत्म हो जाएगी। जब ऑटोमेटिकली सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो आप जान के डिमांड बढ़ा रहे हो, उसे बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। तो वो अनहेल्दी गवर्नमेंट मना करती है। गवर्नमेंट कहती है आप अपने जितने आपके पास पैसे हैं वो शेयर खरीदो और अपने बेचो, और आप साथ साथ खरीदते बेचते रहो, वो स्पेकुलेशन करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 6 महीने होल्ड करो, 2 साल होल्ड करो, कोई नहीं रोकता आपको, लेकिन आप खरीदे ही जा रहे हो, बेच नहीं रहे, खरीदे जा रहे हो, बेच नहीं रहे, इसका मतलब आपके मन में कुछ और बात है। गवर्नमेंट इस चीज जो सेबी है वो कंट्रोल लगाता है, ठीक है। लास्ट क्लास रह जाएगी, अगली बार स्टॉक एक्सचेंज। अगली क्लास बहुत मुश्किल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें प्रोसेस और सिक्योरिटीज पढ़ाई जाएंगी। चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका होमवर्क है आज की क्लास में। जो इससे पिछला जो अभी मैंने पढ़ाया 10.2 से पहले, ये जो आपके केस स्टडीज एंड एमसीक्यूज, कितने क्वेश्चन है, 88 क्वेश्चन है। जितने आपको समझ आएंगे वो आप करेंगे, जितने नहीं समझ आएंगे वो मैं कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा, डिस्कशन करेंगे। तो नई बुक है, मेरे को भी इसमें से क्वेश्चन नहीं पता, मेरे को पुराने के पता है। जितने हो पाएंगे करेंगे, मिलके करेंगे। वैसे आप घर से ट्राई करके आओ, कोशिश ये करनी है कि पीछे से आंसर नहीं देखने, पहले अपने आंसर सिलेक्ट करने, फिर देखो कहाँ तक आपका सही है, कितना आपको समझ आया, ठीक है। ये अगर आप करके आते हो ना तो आपको एक चैप्टर का ब्रीफ मिल जाएगा, आप मतलब आप रीडिंग मिल जाएगी, वो फिर रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद सिर्फ हमारा सेबी रह गया है। सेबी के अंदर प्रोसेस क्या होती है और सेबी का मतलब क्या होता है। चलो जी, तेरे कितने डाउट्स रह गए डिवेंचर के? 37 तक तो कल ले लिए थे हमने, उसको निपटा फटाफट से, फिर शेयर कर लेते हैं, ठीक है। आज हम इतनी आया, पता नहीं स्कूल चला गया, कहाँ चला गया। लो मैडम,